नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गुटबाजी को लेके समय समय पे सवाल उठते रहे हैं। सवाल इस कदर कि अब 28 टुकड़ों में कांग्रेस बंट जाएगी। चुनाव से पहले ये बात भी सियासी गलियारों में बीजेपी के द्वारा कह दी गई। हालांकि कांग्रेस ने इसका पुरजोर जवाब देते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने सवाल उठाया वो भविष्य में नेता रहेंगे नहीं, ये जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस एक यात्रा निकाल रही है, उस पर बीजेपी भरपूर जवाब दे रही है। तमाम चीजों का क्या असर होगा, जनता क्या कुछ निर्णय लेगी, इसके लिए फिलहाल तो इंतजार करना होगा। लेकिन आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा। उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। बिलासपुर की सियासी रैली से गरमाया माहौल अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कांग्रेस ने अब वोट चोर गद्दी छोड़ का झंडा थामकर पदयात्रा की सियासी पगडंडी पकड़ ली है। इस बार सिर्फ मंच से नारे लगाने की नहीं, बल्कि सड़क पर उतरकर सत्ता से सीधी भिड़ंत की तैयारी है। कांग्रेस की पदयात्रा का शुभारंभ रायगढ़ से होने जा रहा है और अगुवाई करने खुद प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पहुंच रहे हैं। लेकिन इस यात्रा पर सियासी सरगर्मी भी तेज है। बयानबाजियों में जाने से पहले आपको बताते हैं कांग्रेस का प्लान। बिलासपुर में हुई आम सभा के बाद अब कांग्रेस करेगी वोट चोर गद्दी छोड़ पदयात्रा। 16 सितंबर से 18 सितंबर तक 3 दिनों तक चलेगा विरोध। दिग्गज नेता होंगे शामिल। 16 सितंबर से कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पदयात्रा की होगी शुरुआत। 16 सितंबर को रायगढ़ में हस्ताक्षर अभियान, कोरबा में मशाल रैली भी होगी। 17 सितंबर को तखतपुर, मुंगेली और बेमेतरा में पदयात्रा और जनसभाएं करेगी कांग्रेस। 18 सितंबर को राजनांदगांव, दुर्ग और भिलाई में होगा कार्यक्रम। समापन कार्यक्रम भी होगा। मंत्री ओपी चौधरी बोले, कांग्रेस को जनादेश, संविधान पर विश्वास नहीं। 2028 तक 28 टुकड़ों में दिखेंगे। कांग्रेस का पलटवार, 2028 में ओपी चौधरी नेता बनेंगे या नहीं, पहले खुद की चिंता करें। बिलासपुर में बड़ी रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं की अपनी ढपली, अपना राग सामने देख बीजेपी तंज कस रही है। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि 2028 तक 28 टुकड़ों में कांग्रेस नजर आने वाली है। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ओपी चौधरी को खुद की चिंता करने की नसीहत दे डाली। पूरे देश में, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और आगे ये डूबती नाव पूरी तरह से डूब करके समाप्त होगी। और 2028 के आते आते तक ये कांग्रेस तो छत्तीसगढ़ में भी 28 टुकड़ों में बढ़ जाए। 2028 में ओपी चौधरी जी नेता बनेंगे नहीं बनेंगे या कहां रहेंगे, पहले वो अपनी चिंता कर ले। रायगढ़ की क्या हालात है वो हम अच्छे से जान रहे हैं। पहले अपनी चिंता कर ले, कांग्रेस की चिंता बाद में करेंगे। भले ही विधानसभा की जंग अभी दूर है, लेकिन इस 3 दिवसीय शो यात्रा को लेकर माहौल अभी से गरमाया जा रहा है। सवाल बड़ा साफ है, क्या यह सफर वाकई सियासी बिसात को नई चाल देगा या फिर पिछली सभा जैसे बस नाराजगी जताने का दिखावटी जलसा बनकर रह जाएगा। कांग्रेस के लिए मौका है बिखरी पगडंडियों को जोड़ने का, लेकिन तस्वीर तभी बनेगी जब सब किरदार एक ही फ्रेम में नजर आए। वरना 3 दिन का यह सफर चर्चा तो देगा, पर नतीजा तकरार के रूप में सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों 28 टुकड़ों में कांग्रेस पार्टी बट जाएगी। ऐसे शब्द आए हैं जिस पे कांग्रेस ने रिएक्शन भी दिया। खैर, आज इसी गंभीर विषय पे करते हैं चर्चा। 3 बेहद वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से नलिनी ठोकने जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। नलिनी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सियासत को बेहद करीब से जानने समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार आर कृष्णदास जी भी हमारे साथ है। कृष्णदास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णदास जी, आपसे समझना चाहेंगे कि कांग्रेस की गुटबाजी जो है उस पर लगातार सवाल उठते हैं। अब मंत्री ओपी चौधरी कह रहे हैं कि 2028 आते आते कांग्रेस 28 टुकड़ों में बट जाएगी। ठीक है, राजनीतिक बयान है, लेकिन गुटबाजियों का असर कांग्रेस पार्टी में है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। कांग्रेस की राजनीति में इस पदयात्रा का, इस यात्रा का कुछ असर होगा जनता के बीच में, आपको क्या लगता है?
देखिए, एक ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते कांग्रेस को अपना कार्य करना ये जरूरी है, क्योंकि हमेशा एक सशक्त जो ऑपोजिशन है वो उसकी आवश्यकता हमेशा रहती है और ये जरूरी है। अगर प्रदेश के हित में अगर हमको सोचना है तो एक ऑपोजिशन मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप जिस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो जो लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। आपको स्पष्ट करना पड़ेगा आप किस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर जनता से आप कनेक्ट हो रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस का आंदोलन चलेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक ऑपोजिशन होने के नाते कांग्रेस को ये कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन वो कौन से मुद्दे लेके जा रही है और लोगों को किस तरीके से कनेक्ट करती है, ये मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, आप लोग वोट चोरी का आरोप लगाते हैं बिलासपुर से लेके अब जो पदयात्रा की शुरुआत होने वाली है 16 तारीख से 18 तारीख तक, उसका धरातल पे क्या असर होगा वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन आपकी पार्टी 2028 आते आते 28 टुकड़ों में बट जाएगी, बेहद गंभीर आरोप है। जरा समझाइए ना कि ऐसे आरोप क्यों ना आप लोगों पे लगे, और ऐसे आरोप लगे तो फिर आप बचाव कैसे करेंगे। सुरेंद्र जी, जो अधिनायकवाद का पालन करते हैं, जो एक व्यक्ति के गुलाम हो सकते हैं, उनके लिए भले ये गुटबाजी लगे, लेकिन ये कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है। ये गुटबाजी और टुकड़ों में जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी अपने गिरबान में झाके पहले तो ओपी चौधरी को पहले अपनी पार्टी के रवि भगत के सवालों का जवाब देना चाहिए, जो उन्होंने CSR मत को लेकर लगाया, जो DMF फंड की बंदरबाट की जा रही है, जो आदिवासियों के अधिकार को छीनकर जो तमनार के जंगल जो वन अधिकार की भूमि थी जो अडानी को दिए गए, उस पर जवाब देना चाहिए रवि भगत को। कांग्रेस की चिंता करने की ओपी चौधरी जी को जरूरत नहीं है। पूरे देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा है, अवधेश जी, वोट अधिकार यात्रा जो कांग्रेस के नेतृत्व में निकाली गई है। समूचा विपक्ष एकजुट है। आज जन जन का ये नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। उसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ में भी हर गली, हर शहर, हर कस्बा, हर जिले में ये यात्रा निकलेगी। अभी जो कल से जो शुरू हो रही है, रायगढ़ और कोरबा में कल की रैली है, उसके बाद तखतपुर, मुंगेली और बेमेतरा में 17 तारीख को, फिर 18 तारीख को राजनांदगांव, दुर्ग और भिलाई में ये जनता तक भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र जो निर्वाचन आयोग के साथ गठजोड़ करके ये किए हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए है। पूरी जो प्रक्रिया है इनके वोट चोरी के, जनमत को चुराने के, वो साबित हो चुकी है। पहले मैच फिक्सिंग करने से पहले ये अंपायर फिक्स किए। ये दो सुरेंद्र जी मैं लौटता हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। मैं जरा जवाब ले लेता। नलिनी जी बैठे हुए हमारे साथ, बेहद ही वरिष्ठ नेता हैं। नलिनी जी जरा बताइए, कांग्रेस कह रही है कि साहब अब ये जो वोट अधिकार यात्रा है जुबान पे लोगों के चढ़ चुका है, असर क्या होगा मैं पहले बताया कि वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस की सियासत दिख रही है, बिलासपुर की सभा को लेकर लगातार तंज कसा जा रहा है। बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस 28 टुकड़ों में बट जाएगी 2028 आते आते। नलिनी जी, कांग्रेस पार्टी लगातार कई वर्षों से छत्तीसगढ़ में हो या देश में हो, जनता की नब्ज समझने में असमर्थ रही है। अभी डकैत पार्टी, वोट चोरी पे यात्रा निकाल रही है, तो जनता समझती है, देखती है कि वोट डकैत करने वाले लोग, बूथ कैप्चरिंग करने वाले लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं। तो कहाँ टिकेगा ये मुद्दा, जबकि इस प्रचार प्रसार के युग में, डिजिटल युग में पूरी चीज पारदर्शी है। चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाते रहे, EVM पे भी आरोप लगाते रहे, जितनी भी संवैधानिक संस्था है उस पर आरोप लगाते रहे, कहीं भी जनता ने इनकी बातों को सच्चाई नहीं माना और लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने मत को साथ रखा। आज 11 साल वर्ष हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और हम अभी छत्तीसगढ़ में सेवा के लिए चुने गए हैं, 2 साल से भी चुने गए हैं। कांग्रेस पार्टी एक डकैत पार्टी है। चाहे नेहरू जी से समय स्टार्ट कर लीजिए, नेहरू जी कैसे प्रधानमंत्री बने थे कांग्रेस प्रवक्ता को मालूम है, यहाँ जितनी जनता है, देश की जनता सबको मालूम है। उसके बाद कैसे मौलाना अबुल कलाम को 1952 के लोकसभा चुनाव में जिताया गया था नेहरू जी के द्वारा, वोट चोरी करके 20,000 वोट का इधर बक्सस उठा के उधर के बक्से में डाल दिया गया था। तो ये क्या डकैत क्या बताएंगे, जो देश में बूथ कैप्चरिंग, लूटपाट, हत्याएं करके चुनाव जीतते आए हैं, वो अब वोट चोरी की बात कर रहे हैं। 1989 में जब राजीव गांधी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया था, जब रिजल्ट आया था, उन्होंने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं इस चुनाव के रिजल्ट को मानता नहीं हूं। तो जैसा पिता था वैसा ही पुत्र है, बिना बात का बतंगड़ बनाने निकले हैं। कांग्रेस पार्टी पूरा तरह से विचार शून्य पार्टी हो गई है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए जो वो बोलते हैं उसको सच साबित करने के लिए देश भर में प्रोपेगेंडा करती है। ठीक है। और प्रोपेगेंडा आज की राजनीति में कहीं नहीं टिकता। आज प्रचार प्रसार डिजिटल युग है, सच्चाई सबके हाथों में मोबाइल के जरिए आ जाती है। कांग्रेस पार्टी इस देश के नब्ज को पकड़ने में असमर्थ हो रही है। राहुल गांधी ठीक बेवजह मुद्दा है, ठीक बना रहे है। हैं। नल्ले जी मैं लौटूंगा, मैं जब एक बार सुरेंद्र जी से संक्षेप में जवाब लेता हूं, फिर मैं कृष्णा दास जी का रुख करूंगा। सुरेंद्र जी, नल्ले जी कह रहे हैं गंभीरता साहब, डिजिटल पे है ना सारी चीजें, आप नब्ज नहीं पकड़ पा रहे कि जनता चाहती क्या है। आप दूसरे मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाते हैं और जनता जो है वो बीजेपी का साथ दे देती है। जरा बताइए ना कि नब्ज पकड़ने की ही तो पूरी कवायद है ना राजनीति में, कहां चूक हो जा रही है। अवधेश जी, ये पारदर्शिता की बात करते हैं। ये रिपोर्ट आपको मैं दिखा रहा हूं, आप गूगल कर लीजिएगा। ये एडीआर की रिपोर्ट है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके। 543 में से 538 लोकसभा सीटों में आंकड़े मिसमैच मिले। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उठा लीजिए, चाहे लैपटॉप से आप एक्सेल में कर लीजिए, कैलकुलेटर उठा लीजिए, मोबाइल से टोटल लगा लीजिए। क्या यह संभव है कि डिजिटल डिवाइस में टोटल में फर्क मिले, वो भी एक दो नहीं, 5,89,691 वोट का मिसमैच मिला। और केवल 5 लोकसभा छोड़ के 99% सीटों में वो मिसमैच मिले। मतलब 176 लोकसभा में कम गिने गए जो वोट पड़े थे उससे, और 362 में ज्यादा। और ये भारतीय जनता पार्टी इसी षड्यंत्र को अमल करने के लिए मोदी राज में क्या परिवर्तन हुआ, ये आपसे चर्चा करना चाहता हूं मैं। जब मोदी जी आए तो जो निर्वाचन आयोग के चयन की कमेटी होती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा के देश के गृह मंत्री को ले आए, ताकि 3 में 2 इनके हो और जिसको चाहे बिठा सके। और इस प्रकार से जो ज्ञानेश कुमार का वक्तव्य है भाजपा के संरक्षण में, और भाजपाइयों का जो वक्तव्य आता है निर्वाचन के समर्थन में, इसी षड्यंत्र पर अमल करने के लिए ऐसे षड्यंत्र रचे गए। दूसरा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इन्होंने ये किया कि अभी के जितने पाप है निर्वाचन के, जो सत्ताधारी दल के संरक्षण के लिए जो अपराध किए जाएंगे, उसके लिए उनको भविष्य में भी अभियोजित नहीं किया जा सकता। तो ये जो इनकी पारदर्शिता है, जो प्रोटेक्शन उनको दिया गया इनके फेवर में काम करने के लिए, अभियोजित नहीं करने का आगे भी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र की पूरी कहानी के लिए मैं समझता हूं पर्याप्त है। और जहां तक बात वोट चोरी का है, ये 3 तरीके हैं इनके। ईवीएम में गड़बड़ी आपने देखा पंजाब मैं आ रहा हूं, मैं वो तरीके एक बार बताइएगा। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आ रहा हूं, लौट रहा हूं आपके पास। मैं जब एक बार कृष्णा दास जी से समझ लूं राजनीतिक तौर पे कि रायगढ़ से यात्रा शुरू होके भिलाई में समापन, कैसे इसको देखते हैं कृष्णा दास जी, जब डिकोड कीजिए ना कि कांग्रेस का पहले इस आंदोलन के लिए बिलासपुर का चयन करना, बिलासपुर के बाद जब दूसरे फेज में पदयात्रा की बारी आती है, यात्रा की बारी आती है, तो रायगढ़ से शुरू होके भिलाई पे खत्म करना, ये इसे कैसे देखते हैं आप, जरा समझाइए एक बार, क्या इसके मायने मकसद। देखिए अवधेश जी, मुझे वही चीज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अगर देखिए आपको कोई कंफ्यूजन की स्थिति है तो वो पब्लिकली सामने नहीं आनी चाहिए। आप उसको किस तर्क के साथ में आप वहां से स्टार्ट कर रहे हैं और उसको कहां पर आप उसको समापन कर रहे हैं, इसका कुछ एक जस्टिफिकेशन आपकी तरफ से आना चाहिए। मैं पुनः उसी बात को दोहरा रहा हूं अवधेश जी कि आपको जो भी आप मुद्दे उठा रहे हैं उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। अगर वोट चोरी का मुद्दा सामने आ रहा है तो मुझे लगता है कि अगर ये वास्तविकता है इसमें, तो ये देश की जनता, प्रदेश की जनता जानना चाहेगी कि वास्तव में अगर ये सही है तो कांग्रेस उसके लिए साधुवाद की पात्र है, अगर इसको वो सिद्ध कर ले। लेकिन लोगों के बीच में मैं 2 उदाहरण जो है आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, जिसको कांग्रेस को जस्टिफाई करना पड़ेगा, और वो नहीं कर पाती तो इसके लिए उनको ही कठिनाई होगी। एक तो कर्नाटक के जो मंत्री हैं KN राजन्ना, उनको अचानक पद से हटाना और उनके ऊपर कार्रवाई करना, ये कैसे जस्टिफाई करेगी कांग्रेस, जब इतने बड़े आंदोलन का वो लीड कर रही है और उसी आंदोलन के एक बड़े भाग रहे हैं उनके मंत्री, आप उनको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो है ईवीएम का मुद्दा, अब अवधेश जी जब ये वोट चोरी, जो भी एक टेक्निकल शब्द कहां से ये जिसका सृजन हुआ है, लेकिन जो भी ये वोट चोरी या जैसे भी जो मामले निकल रहे हैं, उससे पहले ईवीएम का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया गया। ईवीएम का मुद्दे में किस निष्कर्ष पर हम पहुंचे, क्या हम
हम उसको लोगों के बीच में सिद्ध करने में काबिल हुए क्या कि ईवीएम में जो धांधली हुई थी? तो मुझे लगता है कि देखिए, ये जो वोट और ये वोटर्स के बाद में जो भी रिगिंग का जो इशू है, ये इलेक्शन कमीशन के साथ में जुड़ा हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में सीधे जोड़ना मुझे लगता है एक कठिन समस्या कांग्रेस के लिए आ सकती है। कांग्रेस को थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा कि लोगों को वो कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है सुरेश जी, मैं जब एक बार समझाइए ना कि जिस वोट चोरी का आरोप आप देश भर में लगाते हैं, उसी तर्ज पे वोट चोरी का आरोप छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश के गृह मंत्री लगाते हैं कि साहब कवर्धा में बड़ा खेला हुआ था, लेकिन जनता ने बीजेपी का साथ दिया, विजय शर्मा चुनाव जीत गए। बताइए ना, दोनों पार्टी एक ही बात कह रही है, इसे कैसे जस्टिफाई करेगी जनता, कैसे जनता समझेगी? फिर तो यह निर्वाचन के लिए और बड़ी मुसीबत है अवधेश जी। जो आरोप अनुराग ठाकुर लगा रहे थे, वही आरोप प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा लगा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि निर्वाचन जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। एक और उदाहरण देता हूं मैं, अंबिकापुर का जो चुनाव हुआ, कांग्रेस वहां 94 वोट से हार गई और जो फर्जी वोटर जोड़े गए थे उसकी संख्या 18,000 है और नोटा में जो वोट गिने गए उसकी संख्या 2,000 है। एक एक कमरे के घर में 20-20 नए वोटर जोड़े गए जो पहले रहते थे उनके अतिरिक्त। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में कांकेर लोकसभा का भी आपके सामने उदाहरण है, 1800 वोट से जिस बीरेश ठाकुर को हारा बताया गया, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी ये आया था रिकाउंटिंग के लिए 4 बूथों का 20 जून 2025 को जो शुल्क है वो तक वो जमा कर चुके हैं। आज तक क्यों निर्वाचन आयोग वहां रिकाउंटिंग नहीं करा रही है? तमाम उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के वोट चोरी के। ये आपने देखा, अभी ईवीएम पे पूछ रहे थे कृष्णा दास जी, ईवीएम की गड़बड़ी आपने देखा पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट में जो पंजाब पंचायत चुनाव का जो रिकाउंटिंग हुआ, जो हारा हुआ प्रत्याशी था वो जीत गया। जो काउंटिंग में गड़बड़ियां की जा रही है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 6 घंटा तक पीछे थे, फिर काउंटिंग रोक दी गई, काउंटिंग के आंकड़े जारी करना बंद कर दिया गया, फिर अचानक वो जीत जाते हैं। तो ये जो पारदर्शिता की ये बात करते हैं, ईवीएम के साथ साथ जो महादेवपुरा के आंकड़े आए, 1,250 फर्जी वोटर एक विधानसभा में होना और उसके लिए निर्वाचन के द्वारा ये कहा जाना आप शपथ पत्र दीजिए। तो जिस संस्था पर, जो लोकतांत्रिक संगठन है, जो स्वायत्त शासित संस्था है, उसके द्वारा जो जवाब दिए जा रहे हैं वो क्या उचित है? लोकतंत्र में लोगों की आस्था हो, इसके प्रति लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए जो संस्थान है उसकी नल्ले जी जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस कई तथ्यों के साथ आरोप लगा रही है, वही आरोप लगा रही है जो बीजेपी उसके पीछे। अनुराग ठाकुर ने 10 लोकसभा का जिक्र किया, विजय शर्मा प्रदेश के गृह मंत्री, उन्होंने कवर्धा में कुछ दस्तावेजों के साथ चुनाव 2023 में भी उन्होंने आरोप लगाया कि साहब फर्जी वोटर जुड़े। अब अभी भी 2025 में वो दस्तावेज के साथ कहते हैं कि साहब फर्जी वोटर जोड़े गए। आरोप कमोबेश एक ही तरह के, जनता क्यों कंफ्यूज हो, बताइए जरा। तो कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर के बाद भी कार्य करवाने में असमर्थ साबित हो रही है। कांग्रेस पार्टी जो खुद डकैत रही है, 60 सालों में कितने बूथ कैप्चरिंग किए हैं, कितने हत्याएं हुई जब बूथ कैप्चरिंग होती थी, सबको छोड़ के ये सत्ता में आ जाते थे। लेकिन जब से पारदर्शिता आई है तब से इस देश में एक भी खून खराबा नहीं होता, एक भी बूथ कैप्चरिंग नहीं होती और जिसका जो मत प्राप्त होता है वो जाके बटन दबा आता है। कांग्रेस पार्टी लगातार उल जुलूल बातें करती हैं। हमने बताया था कि यहाँ पे बिरगांव में एक ही घर में 200 के ऊपर मतदान है, तब क्यों मोटी चमड़ी हो गई थी? कांग्रेस पार्टी उस समय क्यों जांच नहीं करवाई भाई? एसआईआर हो रहा है, बिहार में जो बांग्लादेशी अन्य घुसपैठिए हैं उनको निकाला जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को दुख हो रहा है। तुष्टीकरण को इस देश में कांग्रेस पार्टी ने अपना आधार बनाकर 60 साल राज किया, लेकिन एसआईआर हुआ, एसआईआर में जो 65 लाख जो मतदाता हैं जो बोगस पाए गए उनको हटाया गया। इनके तरफ से कितनी कंप्लेंट फाइल की गई? केवल 2 फाइल की गई, वो भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं की गई, एक आरजेडी की तरफ से किया गया था, एक अन्य दल की तरफ से किया गया था। तो कितने संजीदा है इस प्रक्रिया को लेके ये कांग्रेस पार्टी बताए। ये जो बड़े बड़े आंकड़े दिखा रहे हैं, ये कोर्ट में भी जाते हैं लेकिन कोर्ट इनकी बात को नहीं मानता, केवल और केवल ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का खेल खेलते हैं, लेकिन सच्चाई कहीं नहीं होती। राहुल गांधी को पूरे देश का नेता बनाने के लिए ये यात्रा निकाले हैं, लेकिन ये मुद्दा कहीं टिकता नहीं। जनता इनको वोट का डकैत मानती है, बूथ कैप्चरिंग का सरताज मानती है। तो कांग्रेस वोट चोरी कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुद्दा कहीं भी सरोकार नहीं रहता। इस देश में जो चुनाव हो रहा है पूर्ण पारदर्शिता से हो रहा है। चुनाव आयोग में ये क्या खेल खेलते थे, ये किसी से छुपा नहीं है। चिंटू तुम जाओ चुनाव आयोग बन जाओ, चलो वापिस आओ, चलो मंत्री बन जाओ, ये बड़ी बड़ी बात करने लगे हैं। क्यों
सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति बिना लॉ की डिग्री के कैसे जज बन जाता है? बताए कांग्रेस पार्टी। कैसे राज्यसभा सांसद को हाईकोर्ट का जज बना दिया जाता है, फिर केस को निपटा के वापिस वो राज्यसभा में आ जाता है। कांग्रेस इतना गुड़ गोबर कर चुकी है कि उसकी विश्वसनीयता इस जनता के बीच खराब हो चुकी है। चाहे सिर पटक डाले दीवार में, चाहे जमीन में, कांग्रेस पार्टी विश्वसनीय हो नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता न केवल देश, पूरे विश्व में मानी गई है। कांग्रेस पार्टी को 20 साल सत्ता में आने का स्वप्न छोड़ देना चाहिए और राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए उल जुलूल, वोट चोरी जैसे मुद्दे छोड़कर धरातल की राजनीति करना चाहिए। शायद कहीं कोई ठीक है, लोकसभा सुरेंद्र जी जवाब दे दीजिए कि आप जिस तरह से जिन तर्कों और तथ्यों के साथ सवाल उठा रहे हैं, नलिनी जी भी कमोबेश उसी तरह के तर्क और तथ्य के साथ आए कि साहब राज्यसभा से जज से फिर राज्यसभा, तमाम तरह की बातें। जरा समझाइए ना, जनता बहुत कंफ्यूज हो रही है वोट चोरी के मसले पे, समझाइए थोड़ा सा। आप इस बात के गवाह हैं कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के पार्टी प्रवक्ता को महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में जज बनाया गया। एसआईआर की ये बात करते हैं। एसआईआर में बिहार में 65 लाख लोगों का नाम विलोपित किया गया और उसी एसआईआर होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हैं गुजरात के भीखू भाई दलसानिया, जिसने पिछले चुनाव में गुजरात में वोट दिया था, उसका नाम आज भी बिहार के वोटर लिस्ट में है। मकान नंबर है 00। और ऐसे 1-2 नहीं, 2.5 लाख से ज्यादा लोग हैं जिनका नाम एसआईआर के बावजूद वोटर लिस्ट में है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है। सुन लीजिए, भीखू भाई दलसानिया भाजपा के महामंत्री आज भी एक महत्वपूर्ण बात, अवधेश जी ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी, झूठ और लफाजी में हेल मची है। अवधेश जी ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी। अडानी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ताकि घुसपैठ के बाहर हो, तुष्टीकरण छोड़ दीजिए, देश बचाइए। हम जीते तुम जीते कोई मतलब नहीं, लेकिन घुसपैठिया अगर देश में रहेगा तो देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक होगा। सुरेंद्र जी, राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर कार्य करे, देश हित में सोचिए, छोड़िए अपने। ठीक है नलिनी जी, ठीक है। सुरेंद्र जी मैं लौट रहा, एक मिनट सुरेंद्र जी मैं लौट रहा हूँ। मुझे एक बार कृष्णदास जी के पास जाता हूँ, जब समझता हूँ। कृष्णदास जी, एसआईआर की बात बार बार निकल के आ रही है। बिहार से शुरू हुआ ये बवंडर, सियासी बवंडर। बिल्कुल सुरेंद्र जी, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। एक सवाल के बाद मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। कृष्णदास जी, जिस एसआईआर के नाम पे बिहार पे सियासी बवंडर हुआ, अब उसकी मांग छत्तीसगढ़ में भी होने लगी है। दीगर राज्यों में भी हम देख रहे हैं कि लगातार मांग हो रही है। मध्य प्रदेश में तो इस बाबत आधिकारिक प्रशासनिक गलियारे में निर्णय भी लिया गया। जब बताइए इसका लाभ क्या मिलेगा और जनता कितना भरोसा कर पाएगी इस सियासी सिगुफा, या कह लीजिए जिस तरह से आरोप लगे इसके बाद चुनाव आयोग पर कितना भरोसा होगा लोगों का? नहीं, देखिए इतना आसान नहीं है अवधेश जी। हम जब वोटर लिस्ट के बारे में जब चर्चा करते हैं तो उस पे किसी प्रकार की धांधली की संभावना बहुत कम रहती है। अवधेश जी, आपको अगर एक सिस्टम याद होगा तो आप देखिएगा पोलिंग बूथ में एजेंट्स बैठते हैं, और ये एजेंट्स की जो है ना भूमिका बहुत लोगों को मालूम नहीं कि एजेंट्स क्या होते हैं। हम सिर्फ एक औपचारिकता, एक चुनाव प्रक्रिया में हम बोल देते हैं कि फलाना एजेंट बैठा हुआ है। वो एजेंट की जवाबदारी वहां पर बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो वो एजेंट वहां बैठ के इसी चीज को देखता है कि कौन वोटर जो फर्जी है, कौन वोटर जो है वो जेन्युइन नहीं है। तो ये हम इतने आसानी से सीधे इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा दें कि सब चीजें धांधली होती है, तो मुझे लगता है कि ये हमको उसके लिए फिर अच्छे तर्क देने पड़ेंगे ताकि लोग कन्विंस हो सके। हम बिना कोई तर्क के सीधे सीधे आरोप लगाना, मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी होगी। हमको इस चीज में सोचना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला कि अगर वास्तविकता है तो देश की जनता वास्तव में चाहेगी कि ये चीजें सामने आए, लेकिन अगर नहीं है तो हमको लगता है कि हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव का अगर आप देख लीजिए, योगी जी की नेतृत्व में वहां पर पिछले 17 का चुनाव और 22 के चुनाव में देखिएगा तो समाजवादी पार्टी की सीटें डबल हो गई। अगर वास्तव में इतनी बड़ी धांधली होती है तो समाजवादी पार्टी कैसे डबल हो जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी 240 में सिमट के रह गई? अगर क्या इस तरीके की कोई घटना होती तो भारतीय जनता पार्टी क्या 240 से 340 का प्रयास नहीं करती? मुझे लगता है कि इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको पूरा समय दिया हूं, आप अपनी पूरी बातें कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि व्यापक एसआईआर की मांग पे भी सियासत होगी तो फिर अधिकारी, आयोग, जनता क्या करे? अवधेश जी, एसआईआर होनी चाहिए,
लेकिन उसमें पारदर्शिता जरूरी है। जो बीएलओ जो जाके या रिपोर्ट जमा करते हैं उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। जो कार्रवाई की जाती है वो केवल सियासी लाभ के लिए, सत्ताधारी दल के संरक्षण में, उनके मुनाफे के लिए किया जाता है। उसका प्रमाण देता हूं। जो अभी शपथ पत्र के साथ में निर्वाचन आयोग में सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया है, उसमें क्या कहा गया कि एसआईआर कब करनी है, कहां करनी है, कैसी करनी है, वो कोई निर्देशित नहीं कर सकता। मतलब निर्वाचन आयोग का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को भी यह अधिकार नहीं है कि पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र जो है, इनका जो दुर्भावना पूर्वक जिस प्रकार से निर्वाचन को प्रभावित करते हैं, ये 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का क्या आधार है? अनिल मसीह का जो वीडियो अगर बाहर नहीं आता तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या खेल खेला गया था, क्या देशवासी नहीं जानते? अगर वो डिलीट कर दिया गया होता वो वीडियो तो मुझे समाप्त करना होगा थोड़ा संक्षेप में। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रकार से मैच फिक्स करके गेम खेलना चाहती है और इसी दुर्भावना को अमल करने के लिए अंपायर फिक्स किए। भारतीय जनता पार्टी बताया ना, छत्तीसगढ़ में जो अंबिकापुर का मामला आया, और ये अभी बात करते बिरगांव का, वो मैं नाम भी बता देता हूं बूथ का, गाजीनगर का था, जहां पे भाजपा को कभी 5% वोट नहीं मिलता, इस बार 90% वोट मिले। तो ये ईवीएम का खेल और वोटर लिस्ट की गड़बड़ी नहीं है तो और क्या है? चलिए ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा। मैं नल्ली जी आपके पास 10 सेकंड, मुझे समाप्त करना है। सुरेंद्र जी, एक प्रश्न का जवाब दीजिए। बंगाल में कांग्रेस के नेता, जो नेता विपक्ष भी रहे, उन्होंने बोला है कि बंगाल में लेकिन वहां भी कम से कम 40 लाख वोटर फर्जी हैं। क्या राहुल गांधी की यात्रा वहां जाएगी? क्या हैदराबाद में 3.5 लाख वोटर लोकसभा में फर्जी बता रहे हैं? क्या राहुल गांधी की यात्रा वहां जाएगी? दो चीज का प्रश्न दीजिए। बिल्कुल जाएगी। बंगाल देश के नेता विपक्ष रहे हैं, उन्होंने 40 लाख वोटर फर्जी बोले, जाएगी क्या राहुल गांधी की यात्रा? ठीक है, 2024 के चुनाव में चलिए ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है हो चुके और नेता बनाना छोड़ दो राहुल गांधी को। ठीक है नल्ले जी, ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नल्ले जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, कृष्णदास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के लोकतंत्र में जब तलवार उठा के दोनों तरफ चलाया जाए तो कटना तो जनता को है। जनता जनार्दन को निर्णय लेगा कि जिस तरह से सियासी माहौल बनाया जा रहा है वो क्या वास्तविक में कुछ सच्चाई है या केवल एक सियासी शिगुफा। लेकिन इन तमाम मुद्दों का असर क्या होगा आने वाला वक्त तय करेगा। और जिस एसआईआर को लेकर ये सियासी बवंडर शुरू हुआ है, कहां थमेगा, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।